Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So students, today we are going to study about subject building planning, and the topic which we will be discussing today is going to be sun path diagram. So before moving to sun path diagram, आपको पता है हमारे लास्ट लेक्चर में ड्यू टू सम टेक्निकल इशू क्या हो गया था, नेटवर्क इशू की वजह से हम मैकेनिकल वेंटिलेशन का पार्ट नहीं पढ़ पाए थे, विच वॉज द पार्ट ऑफ वेंटिलेशन लेक्चर। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन आपका मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या रहता है, आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके क्या करोगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके मैकेनिकल मींस की मदद से, उसमें इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं या मैकेनिकल अरेंजमेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपका कूलर हो, पंखा हो, ये सब भी मैकेनिकल वेंटिलेशन के पार्ट हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके अगर आप रेट ऑफ एयर फ्लो को इंक्रीज कर रहे हो तो वो जो मीनिंग होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन कहाँ यूज करेंगे, जहां पर जगह स्पेस बड़ी हो जाती है, प्रॉपर नेचुरल वेंटिलेशन आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, नंबर ऑफ हैबिटेंट्स ज़्यादा है। तो बेसिकली मेरे लार्ज बिल्डिंग में, असेंबली हॉल्स में, फैक्ट्रीज, थिएटर, सिनेमा हॉल्स, और इसके साथ ही साथ मेरे वाटर क्लोजेट WC यानी कि टॉयलेट, ठीक है, अब से आपको इसको बोलना है WC, वाटर क्लोजेट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इसके पॉइंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है प्लम्बिंग का ऑपरेशन, जब आप पढ़ोगे ना कभी, अगर आपने डिजाइन किया है तो, ओके। तो और इसके साथ ही साथ में इन्हें बाथरूम्स एक्सेट्रा में भी यूज कर सकता हूं, ओके। अब इसकी मैकेनिकल वेंटिलेशन की खासियत क्या रहती है, कॉस्टली तो है, थोड़ा पैसे ज़्यादा लग जाते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल किसी रूम के अंदर क्या करना था, आपको 2 खिड़कियां प्रोवाइड करनी थी तो नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा था, लेकिन इसमें क्या, आपको पंखा लेकर आना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपने एग्जॉस्ट फैन देखा है ना, हर किसी के घर पे लगभग लगा ही रहता है, किचन वगैरह में, किचन या बाथरूम या WC में। तो जो एग्जॉस्ट फैन होता है कॉस्टली तो है, फ्री में तो कोई आएगा नहीं, उसके पैसे लगेंगे, ओपनिंग और विंडो के पैसे लगे लगे, उसके साथ एग्जॉस्ट के भी पैसे लगे, ठीक है। तो इस हिसाब से कॉस्टली तो पड़ जाता है, लेकिन एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है नेचुरल वेंटिलेशन के मुकाबले, क्योंकि हम फोर्सफुली इसकी क्या कर रहे हैं, एयर फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं। और आपको पता है एयर फ्लो हमारे को इंक्रीज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो यहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेज निकाल रहे हैं, इवन हमारी ब्रेथ आउट करते हैं हम, जो CO2 गैस निकल रही है, उसके साथ में हमारी ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में ह्यूमिड एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर देगी, CO2 निकलेगी, तो ये क्या करेगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करेगी वहाँ पर, जिससे कि कारण वहाँ पर बैक्टीरिया और अदर वहाँ पर बीमारियों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हमारे को वेंटिलेशन कंपलसरी हो जाता है। तो जहाँ पर नेचुरल वेंटिलेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, वहाँ मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ ही साथ मैकेनिकल वेंटिलेशन हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, जहाँ नंबर ऑफ पीपल कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, क्योंकि अगर किसी के घर में 4-5 लोग हैं, फिक्स उतने ही लोग हैं, एक रूम में एक टाइम पर 2 से ज़्यादा लोग बहुत रेयर चांस में बैठते हैं, खिड़कियां खोल रखी हैं तो आपका नेचुरल वेंटिलेशन से काम चल गया। लेकिन असेंबली हॉल वगैरह हो गए, कॉन्फ्रेंस हॉल हो गए, कभी उसमें 2 लोग होते हैं, कभी उसमें 20 होते हैं, कभी 50 होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल चेंज हो रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वेंटिलेशन नेचुरल से आप काम नहीं चला सकते, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हवा के हिसाब से, हवा नेचुरल हवा के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से चेंजिंग वहाँ पर मीन्स चाहिए फॉर वेंटिलेशन, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप है मैकेनिकल वेंटिलेशन के, कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन सिस्टम, सेकंड इज प्लेनम, थर्ड वन इज एक्सट्रैक्शन प्लेनम, फोर्थ वन इज एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में जो जनरल मिसकंसेप्शन है वो क्या रहता है कि लोग सोचते हैं एयर AC का मतलब ठंडा करना, लेकिन AC का मतलब ठंडा करना नहीं होता। AC का मतलब होता है बाहर से फ्रेश एयर को अंदर लाना, ह्यूमिडिटी को बाहर निकालना, ठीक है। उसके बाद एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट, उसका टेम्परेचर चाहे कम रखें चाहे ज़्यादा रखें, उन सबको कंट्रोल करना क्या कहलाता है, एयर कंडीशनिंग। जैसे होता है ना, बालू को कंडीशनिंग करते हैं ताकि वो सही रहे, उस हिसाब से एयर को कंडीशन करना अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। अब चाहे इसमें टेम्परेचर ज़्यादा करके एज ए हीटर यूज़ करना हो, या टेम्परेचर कम करके एज ए इसको कूलिंग सिस्टम यूज़ करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली जो हम यूज़ करते हैं घरों के अंदर, वो टेम्परेचर को कम करने के लिए, रेड्यूस करने के लिए ही यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है हमारा इंडिया, एज ए ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, गर्मी तो वैसे ही हमें मिल जाती है यहाँ पर, तो एयर कंडीशनिंग हमें यानी कि ठंडा करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें थर्मोस्टेट यूज़ होते हैं, यहाँ पर अपने तो यूज़ नहीं होते इतने, जनरली थर्मोस्टेट की मदद से टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर दिया जाता है, ठीक है, अदर कंट्रीज़ के अंदर। यहाँ पर तो हमारा ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो गर्मी तो हमें ऑलरेडी मिल जाती है, गर्मी की हमें ज़रूरत नहीं, हमें ठंड करना
टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ता है, उसके लिए एसी को एज ए कूलिंग डिवाइस हम यूज करते हैं। ठीक है, इन तीन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा लिखा हुआ है वो है मेरा एग्जॉस्ट सिस्टम। सबसे पहला कौन सा लिखा हुआ है आपके सामने? एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम से आपको एक याद आ रहा होगा, एग्जॉस्ट फैन, है ना? एग्जॉस्ट फैन याद आ रहा होगा, तो बेसिकली उतना ही होता है। ठीक है, आपने कोई रूम लिया इस तरह का, ओके, इस रूम के अंदर यहां पर एक विंडो प्रेजेंट की थी आपने, ठीक है, एक ओपनिंग यहां प्रेजेंट कर दिया आपने। इस ओपनिंग पर आपने क्या प्रोवाइड कर दिया? यहाँ पर फैन प्रोवाइड कर दिया। जनरली फैन को, एग्जॉस्ट फैन को या तो इस सिंबल से, इन्फिनिटी मतलब 8 के सिंबल से, या फिर इसको ऐसे गोले में रखकर यहाँ पर शो कर देते हैं। दोनों फैन के सिंबल होते हैं हमारे। ठीक है, तो इस तरह का आपने एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर लगा दिया जो कि एक वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर लगा हुआ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हवा को फेंक रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये फैन हवा को फेंकेगा, यहाँ पर क्या कर देगा? एयर को ज़्यादा फेंक देगा, चली जाएगी, एयर कम हो जाएगी, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। रिलेटिवली यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर भी अगर ओपनिंग प्रेजेंट है तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर एयर का फ्लो होने लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? जितनी भी यहाँ से मेरी जो एक्सपायर एयर या फिर ओल्ड एयर मैं बोल सकता हूँ, वो फ्रेश एयर से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और ये जो सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम को हम बोल देते हैं एक्सट्रैक्शन सिस्टम। किसी चीज को बाहर निकाला, ऑटोमेटिकली यहाँ वॉल्यूम ऑफ एयर को आप बाहर निकालोगे इसकी मदद से, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर भी तो चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड का काम क्या है? बहना। एयर भी एक तरह का फ्लूइड है, वो हवा बाहर से बहकर फ्रेश वाली अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्लेनम सिस्टम। अब प्लेनम सिस्टम में आपने पढ़ा है अपना कूलर, डेजर्ट कूलर, खिड़की पे लगा देते हैं, वो क्या करता है? बाहर से हवा लेता है, ठीक है, उसके बाद उस हवा को अंदर छोड़ देता है, फ्रेश हवा को इनसाइड में अंदर की ओर लेकर आ रहा है। तो वो, और वैसे आप डेजर्ट कूलर को अगर रूम के इनसाइड में यूज कर लेते हो तब वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश एयर नहीं लेके आ रहा, इनसाइड एयर को ही सर्कुलेट किए जा रहा है। ठीक है, तो एक हिसाब से आप कूलर को समझोगे ना, कूलर का एग्जाम्पल आपने समझा, डेजर्ट कूलर का, राजस्थान में हम काफी यूज करते हैं डेजर्ट कूलर हमारा। तो जनरली उसमें क्या रहेगा? इस तरह से इस बार एंट्री पॉइंट पर, इस बार क्या कर दिया है? एंट्री पॉइंट पर हमने यहाँ पर एक फैन प्रोवाइड किया है ओपनिंग के थ्रू। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हवा पास होती रहेगी इसकी मदद से। ठीक है, प्लेनम सिस्टम में कूलर की तरह ही हम क्या कर देते हैं, जैसे कूलर में हम क्या करते हैं? जालियां लगाकर वहां पर उसको एज ए एयर फिल्टर का काम करते हैं। ठीक है, एयर फिल्टर यानी कि हवा को हमने कूल कर दिया वहां पर। एयर फिल्टर का काम कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आप इम्प्योरिटीज को हटा दो, चाहे आप टेम्परेचर को हटाओ। अब ये होता क्या है कि जैसे ही वहां पर एयर आई, इस पंखे ने क्या किया? फैन ने वहां पर एयर को सक करने की कोशिश की। ठीक है, सक करने की कोशिश की तो जालियां लगी हुई है, गीली जालियां हैं। जैसे ही गीली जालियों से वहां पर एयर फिल्टर से मेरे वहां पर वो जनरली गीली जालियों के रूप में हम कौन सा यूज करते हैं? वुड वूल या फिर घास को यूज करते हैं, जिसे आप बोलते हो ना, लोकल लैंग्वेज में घास यूज किया है तो वुड वूल बोला जाता है उसे। वुड वूल को आप यूज कर रहे हो, या फिर कार्डबोर्ड्स भी यूज होते हैं। नॉर्मल मेरी जो घास है, ग्रास है, सूखी हुई, उसे भी यूज किया गया है। और कुछ जगह आपने देखा है कि आजकल स्पंज को भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मीन्स के यूज कर लिया। इनका काम क्या है? पानी को सोखना। जैसे ही पानी को लिया, पानी क्या करता है? हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और खुद हो गया इवेपोरेट। ठीक है, पानी खुद क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। अब हवा यहाँ से जो बाहर आएगी वो कैसी हो जाएगी? इधर तो कैसी थी? हॉट थी, और यहाँ से निकलेगी वो आएगी कोल्ड हवा। इसलिए बोलते हैं कूलर वगैरह को बाहर रखो, क्योंकि अगर आप अंदर रख लेते तो यही हवा आपस में सर्कुलेट होती रहती, और हवा आपस में सर्कुलेट होती रहती तो हवा का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जाता। कैसे? क्योंकि इस हवा के साथ क्या आ रही है? इवेपोरेटेड एयर भी तो आ रही है ना, तो वो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता रहता, तो हमें सफोकेशन की फीलिंग आती, क्योंकि ह्यूमिडिटी 70% से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। 30 to 70% कंफर्ट कंडीशन के हिसाब से है। ठीक है, 30 to 70% ह्यूमिडिटी, हवा के अंदर जो नमी है, वो कंफर्ट कंडीशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो जाती है तो दिक्कत करेगी। तो ये हो गया, ये सिस्टम होता है मेरा प्लेनम सिस्टम। अब एक्सट्रैक्शन प्लेनम का क्या हो जाएगा? अब जैसे आपने यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया है? अपना एंट्री सिस्टम पर यहाँ पर फोर्स मेथड से आप हवा का धक्का दे रहे हो, और यहाँ पर क्या कर दो? आप एग्जॉस्ट एक एक्स्ट्रा लगा दो। ठीक है, एक यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? एग्जॉस्ट लगा दिया। तो दोनों का जो कंबाइंड सिस्टम होगा उसी को क्या नाम दे दिया है? एक्सट्रैक्शन प्लेनम। इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी हाई होती है। ठीक है, एफिशिएंसी हाई कैसे हुई?
कि यहाँ पर एयर इनसाइड तो आपने फोर्स कर दी, उसके साथ ही साथ यहाँ पर एग्जॉस्ट की मदद से जो हमारी एक्सपायर्ड एयर, ओल्ड एयर है, ठीक है, फ्यूम्स वगैरह हैं, उसको आप साथ में बाहर भी निकाले जा रहे हो। तो ये जो मीनिंग है उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन को बोल देते हैं एक्सट्रैक्शन प्लैनम सिस्टम। तो ये हो गया आपका वेंटिलेशन का पार्ट खत्म। ओके, तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। पिछला लेक्चर देखना है, उसके बाद ये लेक्चर देखोगे तभी समझ आएगा। अब हम बात करेंगे हमारे सन पाथ डायग्राम के ऊपर। सो लेट्स मूविंग टू सन पाथ डायग्राम। सन पाथ डायग्राम में आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। होप सो आपको ये डायग्राम प्रॉपर विजिबल हो, इसकी ऐसी इमेज मिली है मुझे। तो सन पाथ डायग्राम क्या बताता है, नाम से ही दिख रहा है सन का पाथ, ठीक है, सन का पाथ। सन का पाथ सुबह कहाँ होगा, इवनिंग में, ओ सॉरी मॉर्निंग में हमारा ईस्ट साइड में। मॉर्निंग में कहाँ हो जाएगा मेरा, ईस्ट साइड में, और इवनिंग में क्या रहेगा मेरा, वेस्ट साइड में। तो यहाँ पर दिखा रखा है आपको 9 AM को सन मेरा किधर दिखाई दे रहा है, इस साइड, और 3 PM यानी कि इवनिंग के टाइम पर किस साइड दिखा दे रहा है, वेस्ट साइड में, ठीक है। उसके साथ आपको 2 लाइन्स दिख रही होंगी, जून 21 सन पाथ एंड दिसंबर 21 सन पाथ। ये जून 21 और दिसंबर 21 क्या होते हैं, अगर आप किसी ने पढ़ा हो, एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा सा ध्यान दिया हो, तो इन्हें बोला जाता है समर एंड विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। ये साल के सबसे गर्म और साल के सबसे ठंडे दिन होते हैं, और साल के सबसे बड़े और साल के सबसे छोटे दिन माने जाते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, समर एंड विंटर सोलिस्टिस। तो अब क्या होगा, जब सन मेरा जून के टाइम पर होगा तब उसका पाथ किस टाइप से रहेगा, देखो इधर, और जब सन मेरा दिसंबर के टाइम पर होगा, यानी कि विंटर सोलिस्टिस के टाइम पर चल रहा होगा, तब मेरे सन का पाथ देखो किस साइड रहेगा, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं होगा क्योंकि 3D रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा मैं आपको लाइन डायग्राम वाला डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ आपको टर्म्स याद करनी है कि मॉर्निंग में सन ईस्ट में था और सन का पाथ ही आपको दिखाई देगा। ये जो सन का पाथ है थ्रू आउट दी, उसका सन का पाथ, उसकी पोजीशन थ्रू आउट दी ईयर, या फिर साल बोलो, या फिर आप बोल दो सीजन। तो थ्रू आउट दी सीजन जो सन का पाथ है उसी को बोला जाता है सन पाथ, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ें थोड़ा सा। द अपेरेंट सिग्निफिकेंट सीजनल एंड आवरली पोजिशनल चेंजेस ऑफ सन, ठीक है। जो सन की मेरी सीजनल और आवरली पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे अपने डायग्राम में देखा है, यहाँ पर देखो, इरेज करता हूं मैं इसे, सीजनल भी चेंज हो रही है। सीजनल कैसे चेंज हो रही है, विंटर सोलिस्टिस में इधर है, समर सोलिस्टिस में इधर है, ठीक है। उसके साथ ही साथ टाइम भी चेंज हो रहा है। आवरली चेंजेस कैसे हो रहा है, मॉर्निंग में इधर है और इवनिंग में इधर है। ये हो गया मॉर्निंग, इवनिंग, समर एंड विंटर। तो सीजनल चेंजेस और विंटर हमारे टाइम के चेंजेस, इसमें जो सन का आपको पाथ दिखाई देगा उसी को मैं क्या बोल देता हूँ, मेरा सन का पाथ देता हूँ। जनरली हमें ऐसा लगता है कि सन हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं है। अर्थ खुद घूमती है अपने एक्सिस पर भी, उसके साथ साथ अपने ऑर्बिट पर भी। उसकी वजह से, अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से तो हमें क्या लगता है, अर्थ जब अपने एक्सिस पर घूम रही है उसकी वजह से तो क्या हो जाता है, हमारे पास डे और नाइट का फिनोमिना आता है, ठीक है। दिन और रात का फिनोमिना आता है अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से, और अपने ऑर्बिट के पर घूमेगी उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं इसे। ऑर्बिट पर घूमने की वजह से हमारे पास सीजनल चेंजेस आते हैं, सीजन चेंज होते हैं हमारे पास, समर और विंटर, ठीक है। जो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, इस तरह के आप बोल रहे हो सीजन जो होते हैं वो हमारे किसकी वजह से आते हैं, ऑर्बिटल मोशन की वजह से। और बीच में ये मेरा सन हो गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के लिए ये मैंने यहाँ से इसके रेज निकालते बता दिए। तो एक्चुअल में तो अर्थ घूम रही है, लेकिन हमें क्या लगता है सन घूम रहा है। तो सन की जो पोजीशन चेंज होगी, चाहे आवरली हो चाहे सीजनल हो, बाय डेज हो, उसी को हमने क्या बोल दिया, हमारे सन का पाथ का हुआ है। तो सन पाथ डायग्राम से जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ये किस लिए यूज किया जाता है, सन की लोकेशन निकालने के लिए, स्काई में कब कब कितनी रहेगी थ्रू आउट दी टाइम ऑफ डे, आवर एंड ईयर, ठीक है। दिन, घंटे और साल में सन की जो पोजीशन रहने वाली है उस आसमान के अंदर। एक्चुअल में तो धरती घूमी, लेकिन हमें क्या लगता है रिलेटिवली मूवमेंट हो रहा है सन का, ठीक है। तो उसी का हमें उसके जो रिलेटिव पॉइंट्स होंगे चेंजेस के, उसका क्या निकालना है, हमें पाथ निकालना है। यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल दिखाई दे रहा होगा,
बिल्कुल साफ सा डायग्राम है। यहाँ आपने देखा समर में जो विंटर का सन रहता है वो कहाँ रहता है, हमारा साउदर्न साइड में रहता है। ठीक है, विंटर का जो सन होता है वो कहाँ रहता है, साउदर्न साइड में। तो विंटर में हम कहाँ बैठना चाहेंगे, साउथ साइड में। लेकिन थ्रू आउट दी, चाहे हमारी समर हो चाहे विंटर हो, ज्यादा शेडिंग आपको कहाँ दिखाई दे रही है, नॉर्थ साइड में। तो इसी फिनोमिना को यूज करते हुए, इस वाले लॉजिक को यूज करते हुए, हमारे को जो नेशनल बिल्डिंग कोड होता है, हमारा मोस्ट लॉजिकल जो अप्रोच दी जाती है ना, वो कहा जाता है सन हमारा होना चाहिए, और सन का मैक्सिमम विंडोज ओपनिंग्स कहाँ होनी चाहिए, मेरी नॉर्दर्न साइड में होनी चाहिए। नॉर्दर्न साइड में क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट तो आ नहीं रही। अब डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही तो सन की ग्लेयर भी नहीं आएगी, उसकी चमक भी नहीं आएगी, तो उस वाली लाइट को हम बोलते हैं डिफ्यूज लाइट। रोशनी तो कर देगी लेकिन आंखों में चुभती नहीं है। और पढ़ने के लिए और कंसंट्रेशन के लिए सबसे जो बेस्ट लाइट होती है ना, वो कौन सी होती है, हमारी डिफ्यूज लाइट ही होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्दर्न साइड में सबसे ज्यादा हम ओपनिंग्स की बात करते हैं, उसके साथ साथ सन मैक्सिमम हमारा कहाँ रहता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न डायरेक्शन में रहता है। तो आपने वास्तु के हिसाब से पढ़ा होगा, वास्तु भी हम उसके बारे में लेक्चर पढ़ने वाले हैं, हमारे सिलेबस में डिफाइंड है। वास्तु के हिसाब से आपने सुना होगा कि पूर्वमुखी जो घर होते हैं सबसे शुभ माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो उठते ही यहाँ पर देखो आपको सन दिखाई दिया, सूरज भगवान दिखाई दिए, सूरज दिखाई दिया। हालांकि सॉरी, मैंने यहाँ पर इन्हें सूरज भगवान बोला है, वो एज ए पर्सन के बिलीफ पर डिपेंड करता है, आप चाहे उन्हें भगवान के हिसाब से माने या फिर, क्योंकि जो वास्तु के हिसाब से डिफाइन किया गया है, वास्तु के अंदर इन्हें डीटी माना गया है। ठीक है, देवी देवता माना गया है। तो देवी देवता मानने का उनकी इफेक्ट को, पॉजिटिव इफेक्ट को, हमारी पॉजिटिव हार्मोनी यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइफ के ऊपर नेचर के साथ में कनेक्ट करते हुए, क्योंकि नेचर के हमारे पुराने जमाने में क्या चलता था, नेचर को ही भगवान माना जाता था। ठीक है, क्योंकि नेचर हमें सब कुछ, हमारी जरूरत की चीजें प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए नेचर को भगवान माना जाता था। तो उस हिसाब से आप चाहें तो आपका बिलीफ है, ठीक है, एज ए आप उसको फिजिकल फिनोमिना, एक इम्पैक्ट भी मान सकते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, और कुछ नहीं है। आपको एक फिजिकल थिंग मान सकते हैं उसे, सन को, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड में क्या होता है, सुबह सुबह सूरज हमें मिल गए, सूरज की रोशनी मिली, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब, विटामिन डी वगैरह सब मिला, तो इसलिए सूरजमुखी घर माने जाते थे, पूर्वमुखी घर सबसे शुभ माने जाते थे, क्योंकि उठते ही आपको नेचुरल लाइट मिल रही है। ठीक है, उठते ही आपको क्या मिल रही है, नेचुरल लाइट। तो वास्तु भी ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडम चीजों से बोल दिया कि नहीं टॉयलेट मेरा इधर होना चाहिए, ये घर मेरा पूर्वमुखी होना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं था। वास्तु भी लॉजिकल रीजनिंग के साथ में, एकदम लॉजिक्स के साथ में उसे डिफाइन करते हुए, और प्रैक्टिकल अप्रोच, पुराने जमाने में बार बार प्रैक्टिकल अप्रोच एक्सपेरिमेंट कर करके कि ये घर सबसे सही है, ये घर अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने फाइनलाइज डेटा हमें प्रोवाइड किया था। हम भी तो यही करते हैं। पुराने जमाने में ये होता था कि टाइम ज्यादा लगता था चीजों को, तो किसी डेटा को हमें पास आने में लगभग 100 से 150 साल लग जाते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके प्रोटोटाइप बना बनाकर उसे 2-3 सालों में ही डेटा अक्वायर कर लेते हैं। उसके हिसाब से हम अपनी थीसिस और पेपर पब्लिश करके बाकी लोगों के साथ डेटा शेयर करके क्या कर लेते हैं, इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट का भी फायदा है, हम डेटा शेयर करके, नॉलेज शेयर करके अपनी रिसर्च को फटाफट आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं हो पाता था, एक खत भेजने में भी 4 से 5 महीने लग जाते थे, तो इसलिए वहाँ पर नॉलेज की शेयरिंग प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाती थी। लेकिन दैट इज द डिफरेंट मैटर देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर डायरेक्शन एंड सन पार्ट डायग्राम है। ओके, तो इसलिए पहले बोला जाता था कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डायरेक्शन में, ईस्टर्न डायरेक्शन वाले घर सबसे शुभ हैं। लेकिन अभी लॉजिकल अप्रोच क्या बोलती है, अभी मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न बिल्डिंग की, वो बोलती है आपका जो वास्ट एरिया होना चाहिए, ज्यादा एरिया, वो कहाँ रहे, नॉर्दर्न और साउदर्न, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन तो आपको देखो कहाँ दिख रहे हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मोस्ट एक्सपोज एरिया है। अब आप बोलोगे सर एक्सपोज एरिया में, ऐसे तो साउदर्न एरिया तो पूरा ज्यादा एक्सपोर्ड है, उधर तो सन भी आ रहा है, लेकिन सन देखो साउथ साइड में कब आ रहा है, विंटर में, और विंटर में तो हमें सन अच्छा लगता है ना, उसकी धूप चाहिए हमें। इसलिए जो बेस्ट अप्रोच किसकी रहेगी हमारी, किस इस साइड में आप बनाओगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपकी लॉन्गर डायरेक्शन रहेगी, और शॉर्ट डायरेक्शन कहाँ रहेगी, कम एक्सपोज एरिया रहेगा आपका ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। अगर आपके पास ये अप्रोच नहीं है तो आप कौन सी लोगे, कि घर हो मेरा पूर्वमुखी। क्यों, क्योंकि जो सन मेरा रहेगा 12 बजे के बाद तो क्या चला जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा, धूप से मेरे पास डायरेक्ट नहीं आएगी। ठीक है, और सन पाथ डायग्राम का आपको मैंने दिखा दिया, सन पाथ डायग्राम था, उसका यूज मैंने किस तरह से आपको समझाया। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, रफली आप समझ गए होगे कि सन पाथ डायग्राम का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है,
अब यूजर्स के बारे में थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ लें, रफ आइडिया दे ही दिया मैंने आपका। तो सन पाथ डायग्राम का जो यूज होता है हम कहाँ करते हैं, सोलर एजीमथ और एल्टीट्यूड के डायरेक्शन होती है। एल्टीट्यूड और एजीमथ एक तरह के एंगल होते हैं डायरेक्शन के डिफाइन करने के लिए, उनकी वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये वैल्यूज डायरेक्शन की इसलिए निकालते हैं ताकि हमें इनकी किसी भी सन की पोजीशन मिल जाए। सन की पोजीशन मिल गई तो आप घर में जो भी विंडोज यूज करने वाले हो, विंडो के ऊपर शेडिंग यूज करने वाले हो, ठीक है, पर्दे वगैरह लगाने वाले हो, अब जहां धूप ही नहीं आती वहां पर्दे लगा के क्या करोगे, ठीक है। अब मतलब प्राइवेसी के लिए यूज करना अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर आप धूप के लिए, धूप ही नहीं आ रही तो पर्दे क्यों लगाने, हीटर यूज करने, ओवन यूज करने। तो इस हिसाब से इक्विपमेंट की एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इनसाइड एनवायरनमेंट को, बाहर को नहीं कंट्रोल करना हमें, बाहर नेचर अच्छा रहे तो बेटर है, ठीक है। तो होम के इनसाइड एनवायरनमेंट को, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या एनी अदर बिल्डिंग है, तो उसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सन पाथ डायग्राम के नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। छोटा सा रूम डिज़ाइन करना है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग बड़ी होती जाती है, एक कॉलोनी डिज़ाइन करनी है आपको, ठीक है, पूरा एक स्मॉल टाउन प्लानिंग करनी है, तो उसके हिसाब से आपको सन पाथ डायग्राम के डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मान लो आपको सोसाइटी डेवलप करनी है, वहाँ पर 8-10 बिल्डिंग बनानी है, 25-25 माले की, पूरा एक स्मॉल टाउन ही डेवलप करना है आपको वहाँ पर, तो उसके लिए आपको सन पाथ डायग्राम का नॉलेज होना बहुत कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। वरना आप एसी लगाते रहो, एग्जॉस्ट लगाते रहो, मैकेनिकल मीन्स करते रहो, किसी काम का नहीं रहेगा, फिर वो फालतू का पैसा खर्च करोगे, ठीक है। उसके बाद सन पाथ डायग्राम की स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम ओरिएंटेशन दे सकते हैं हमारे सोलर पैनल्स का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि नॉर्दर्न साइड में तो मेरी क्या रहेगी, मैक्सिमम शेडिंग रहेगी। अब फिर आपको नॉर्दर्न साइड में अगर मैक्सिमम शेडिंग है तो मैं यहाँ पर मेरा नॉर्थ साइड में सोलर पैनल यूज क्यों करूँ, राइट। तो सोलर पैनल की ऑप्टिमम ओरिएंटेशन, ऑप्टिमम डायरेक्शन क्या रहेगी मेरी, साउदर्न साइड में। साउदर्न साइड में क्यों, क्योंकि विंटर में भी सन आ जाएगा और समर में तो आ ही रहा है, ठीक है। समर में मतलब डायरेक्ट वहां पर सन नहीं आता साउदर्न साइड में। समर में तो देखो आप, समर की जो समर सोलिस्टिस की डायरेक्शन है एकदम इसके ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। समर सोलिस्टिस की एक और आपको पॉइंट बता दूं, उस दिन आप खड़े होकर देखना, आपको आपकी परछाई नहीं दिखाई देगी एग्जैक्ट 12 नून पर, ठीक है। आपको आपकी परछाई दिखाई नहीं देगी, ऐसे लगेगा आपकी परछाई ने आपका साथ छोड़ दिया, आपकी शैडो ने, जिसे परछाई का मतलब नहीं पता, ठीक है। तो समर सोलिस्टिस यानी कि 21 जून को आप ट्राई करके देखना, वैसे अब तो निकल चुकी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, ठीक है। तो आपको ये ओरिएंटेशन और इसका फंक्शनल यूज समझ आ गया क्योंकि सन पाथ डायग्राम का यूज कहाँ होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम बाय आइडेंटिफाइंग सोलर विंडोज, हम उसके मतलब सोलर विंडो का मतलब बता रहा है कि कहाँ से समर मैक्सिमम वहाँ पर हीट आ सकती है, मैक्सिमम सनलाइट आ सकती है। डायरेक्ट सनलाइट कहाँ से आ सकती है, डिफ्यूज तो आएगी आएगी, दिन में आप देखते हो कि डिफ्यूज लाइट तो आती है, वो वापस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से हमारे को लाइट मिल ही जाती है, लेकिन वो दैट इज द मैटर ऑफ फिजिक्स, 12th क्लास और 11th क्लास फिजिक्स। ओके, वी आर स्टडिंग अबाउट दिस सन पाथ डायग्राम, थोड़ा सा हम एडवांस में पहुंच चुके हैं। सो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो सोलर एनर्जी है उसका मैक्सिमम ऑप्टिमल यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर, ये देखो मैंने साउदर्न साइड में यहाँ पर क्या लगा रखे हैं, सोलर पैनल लगा रखे हैं। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है, बड़ा सही रहेगा आपके लिए। ओके, तो सोलर पैनल लगाए साउदर्न साइड में, हमारी समर और विंटर दोनों में हमें क्या मिल गई, प्रॉपर हीट मिल गई, ठीक है। उसकी वजह से हम मैंने मैक्सिमम वो सोलर पैनल का यूटिलाइजेशन कर लिया, ठीक है। और देखिए हम क्या कर सकते हैं, शेडिंग जो डिवाइसेस हैं, शेडिंग डिवाइसेस में मेरे पर्दे आ जाते हैं, जालियां आ जाती हैं, ठीक है। उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नाम बताऊंगा तो आपको समझ तो आएगा नहीं, इसलिए पर्दे और जालियां, विंडोज, उससे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके साथ ही साथ जैसे ही जितना मेरा सरफेस एरिया मुझे इल्यूमिनेट करना है, ठीक है, जितना मुझे सरफेस एरिया मेरा इल्यूमिनेट हो रहा है या जितना मुझे करना है, वो मैं किसकी मदद से कर सकता हूँ, सन पाथ की डायग्राम की मदद से कर सकता हूँ। और उसके साथ ही साथ मुझे विजुअल कंफर्ट कितना देना है, विजुअल कंफर्ट मतलब अगर डायरेक्ट सनलाइट आपकी आंखों में पड़ती है टकरा कर, तो आपको क्या लगेगा, चमक आएगी, उसके ग्लेयर इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर नॉर्दर्न साइड में आप रेजिडेंशियल जो अपना रखोगे, मैक्सिमम जो लिविंग एरिया रखोगे हमारे नॉर्दर्न साइड में, तो वहां पर सन तो आता नहीं, डिफ्यूज लाइट आएगी, ठीक है, डायरेक्ट सन तो आएगा, डिफ्यूज लाइट आएगी। तो विजुअल कंफर्ट के हिसाब से आंखों के अंदर परेशानी ना हो, तो उसके हिसाब से भी हम वहां पर क्या यूज करते हैं, हमारी सन पाथ डायग्राम का यूज कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि किसी भी चीज के यूज आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, आपकी वहां पर क्या बोलते हैं, क्षमता के ऊपर डिपेंड करते हैं सोचने की,
क्रिएटिविटी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं किसी चीज़ के साथ में। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना सोचा है उसके लिए, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि मुझे कितना उसका यूजेस करने हैं। और कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस, आप क्या कर सकते हो कि हाउस की लोकेशन कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम शेड ड्यूरिंग दी समर किस तरह से मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ। एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया कि लिविंग एरिया को शिफ्ट कर दो मेरे नॉर्दर्न साइड में। नॉर्दर्न साइड में लिविंग एरिया को शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, आपके पास मैक्सिमम डिफ्यूज सनलाइट आएगी, शेडेड एरिया मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा वहां पर ठंडा करने के लिए। ठीक है, एक मेरे पास अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये सन पाथ डायग्राम मैं बनाऊं कैसे, तो उसके लिए ऑटोडेस्क जो हमारे पास एक कंपनी है उसकी तरफ से इकोटेक्ट नाम का, ऑटोडेस्क इकोटेक्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, वो मुझे क्या देते हैं, प्रॉपर सन पाथ डायग्राम बना के देता है। ये सन पाथ डायग्राम नहीं है, ठीक है, इसे आप सन पाथ डायग्राम मत समझ लेना, ये इनसाइड एरिया दिखाई दे रहा है। सन पाथ डायग्राम है ये वाला, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये राउंड राउंड सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर अगेन बहुत सारे सर्कल्स बने हुए हैं, तो ये मेरा क्या कहलाता है, सन पाथ कहलाता है। ठीक है, इनसाइड में आपको देखो सन आया, उसकी मदद से इसने क्या बता दिया, ऑटोमेटिक बता दिया कि कहाँ कितनी शेडिंग आएगी, कहाँ कहाँ आएगी। तो इसकी मदद से जैसे देखो यहाँ पर एक स्मॉल यहाँ पर टाउन प्लानिंग का डिजाइन हो रहा है, तो वो भी डिजाइन आप ऑटोडेस्क इकोटेक की मदद से ऑलरेडी कर सकते हो। कि यहाँ देख लो, इसकी मदद से पूरा का पूरा ये एरिया क्या हो गया, टोटल शेडिंग के अंदर आ गया। अगर ये लेसर इंपॉर्टेंट एरिया है, लेस इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसके लिए आ रही है शेडिंग तो कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल लाइटिंग से काम चला लेंगे। लेकिन अगर मोर इंपॉर्टेंट एरिया है, बड़ा एरिया है जहाँ पर नेचुरल लाइट चाहिए हमें, और एरिया बड़ा बड़ा भी है, आर्टिफिशियल लाइट का खर्चा ज़्यादा आ जाएगा दिन में, तो वहाँ पर आप देख रहे हो इसको टोटल इल्यूमिनेट यानी कि रोशनी के अंदर रखा गया है। इल्यूमिनेट, ठीक है, रोशनी, क्योंकि अगर इसे रोशनी के अंदर नहीं रखोगे, पूरी छाया कर दोगे, शेडो कर दोगे, तो यहाँ पर हमारे को आर्टिफिशियल लाइटिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो सनपाथ के लिए जो सॉफ्टवेयर है हमारा इकोटेक्ट, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो टाउन प्लानिंग का डिजाइन कर सकते हैं, ताकि आर्टिफिशियल लाइटिंग का खर्चा मिनिमल हो जाए, शेडिंग मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम शेडिंग लिविंग एरिया के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम शेडिंग आ जाए, कंफर्ट आ जाए, विजुअल कंफर्ट भी हमारे को मिलता जाए। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने डायग्राम, सनपाथ डायग्राम कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये है मेरी एक्चुअल सनपाथ डायग्राम। ठीक है, अब हमने जो पढ़ी थी ना एजीमथ और एल्टीट्यूड, वो आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले सनपाथ डायग्राम को जब मैं डिफाइन करता हूं, अभी 3D के अंदर समझाता हूं, 2D में भी समझा दूंगा आपको। जब डिफाइन करता हूं तो सनपाथ डायग्राम क्या करता है, अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है सन, राइट, इस तरह से ये देखो, ये सन दिखाई दे रहा है, चारों ओर रोटेट करेगा, तो रोटेट के लिए डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन रखते हैं हम नॉर्थ की, साउथ की, ईस्ट, और सॉरी ईस्ट यहाँ आ जाएगा और वेस्ट मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे मुझे पता लगा ईस्ट वेस्ट, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। नॉर्दर्न और साउथ में क्या होता है, सन की जो मैक्सिमम डायरेक्शन होती है पोलर डायरेक्शन के ऊपर लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ किसके ऊपर घूम रही है, अलोंग दी अक्रॉस दी पोल्स वो घूमती जा रही है। ठीक है, वो अक्रॉस दी पोल्स वहां पर घूमती जा रही है, तो ये अर्थ रोटेट हुई, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरा सन भी रोटेट हो गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नॉर्थ दिया जाता है, नॉर्थ और साउथ। तो अगर आपने सर्वेइंग को थोड़ा सा पढ़ा है तो उसमें पता है नॉर्थिंग हमारी बहुत टाइप की होती है, बीरिंग बोलते हैं जिसे हम, तो ट्रू बीरिंग हो जाती है, मैग्नेटिक बीरिंग हो जाती है। तो उसके हिसाब से जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ पोल्स है उसे मैंने लिया है यहाँ पर। तो ये आ गया मेरे पास ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल के अलोंग यहाँ पर ये जो मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ, मैं इसे इरेज करके थोड़ा सा क्लीन लिख देता हूँ, unable to write little clean here. This is true north, ठीक है, this is my south direction, ये 180 वाली, ठीक है, this is my east direction, this is my west direction। ठीक है, 270 मतलब 90 डिग्री के क्वार्टर में यहाँ पर ये टाइम चेंज हो रहा है। ओके, उसके साथ साथ इसे हमने बोल दिया ट्रू नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये हमारा ट्रू पोल है। इस ट्रू पोल के ऊपर अब आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर ये 15-15 डिग्री के एंगल मेजर करते जाओगे। ठीक है, अभी जो 15-15 डिग्री के एंगल मेजर हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी देखो कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं हमारा एजीमथ।
या फिर एजीमथ बोल दो आप। इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा एजीमथ बोल देते हैं। ये जो 15 डिग्री 30 डिग्री एंगल कैलकुलेटर है, यहाँ मत कैलकुलेट कर देना एंटी क्लॉक के डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद आपने नोटिस किया यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो क्या किया जाता है, पूरे ईयर को हम डिफाइन करते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, समर और विंटर सोल्स्टिस के हिसाब से। पूरे ईयर को 2 पार्ट में डिफाइन किया हुआ है। एक को तो 6 मंथ यहाँ रख दिए, 6 मंथ हम रखते हैं यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 6 मंथ को रखा यहाँ पर, 6 मंथ को रखा अदर साइड में, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो लाइन है इस साइड की, ईस्टर्न साइड की, वो तो दिखाई दे रही है सॉलिड, लेकिन ये लाइन कैसे दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन से। एक्चुअली लाइन तो दोनों ही एक ही पाथ में है, क्योंकि सन हमारा साइक्लिक पाथ के अंदर उसका रोटेशन होता रहता है। एक्चुअल में तो अर्थ घूम रही है, लेकिन पाथ तो वही है, साइक्लिक पाथ है, ठीक है, रिलेटिव पोजिशन के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ क्या दिखा रखा है, डॉटेड लाइन के हिसाब से दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जुलाई का ये डॉटेड, अगस्त का ये वाला डॉटेड, ठीक है। ये लाइन सॉलिड वाली लाइन किसकी है, हमारे इन 6 मंथ की। उसके साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा ये पाथ यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पाथ दिखाई दे रहा होगा ये, और इसके साथ में यहाँ पर इसके पीछे डॉटेड है। ये एक्चुअली क्या है, ये है टाइम ऑफ आवर, यानी कि टोटल 24 घंटे हैं। 12 घंटे तो कौन से हैं दिन के, ये वाले, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आवर लाइंस, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइंस है, ये वाली जो लाइंस दिखी है ना आपको मंथ के साथ की, इन्हें हम बोल देते हैं हमारी मंथ लाइंस, ठीक है। मंथ और डेट लाइंस हो जाएंगी यहाँ पर। ये मेरे पास होती हैं, ये वाला लाइन बताया मैंने, आवर लाइंस, घंटे की लाइन है, ठीक है। टोटल 24 घंटे की रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने वाला 12 घंटे डॉटेड लाइन से बताए गए हैं। उसके साथ ही साथ ये आपको दिख रहा होगा डेट्स की, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, ये डेट्स की लाइन है, ठीक है, इन्हें हम बोल देते हैं डेट लाइंस। उसके साथ ही साथ आपको डेट लाइन आ गई, आवर लाइन आ गई, और एक चीज बच गई हमारी, मंथ हो गया, ठीक है, आवर को डिफाइन कर दिया, उसके साथ साथ आपने डेट को डिफाइन कर दिया, अजीमत हो गया, एक चीज बच गई एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड इसमें डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन एल्टीट्यूड क्या होता है, एक्चुअली सेंटर से नापे गए कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक ही होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये जो बाहर वाला सर्कल बना है ना बड़े वाला, इसके अलोंग में कंसेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं, मतलब जिसका सेंटर एक ही हो, केंद्र एक ही हो जिसका। इनको एंगल दिया जाता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे चलता जाता है ये। तो ये जो एंगल है ना, इन्हें बोला जाता है हमारा एल्टीट्यूड। इन एंगल को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर है, 2-3 बार देखोगे तब जाकर समझ आएगा, क्योंकि सनपात बिल्कुल एग्जैक्ट नई टर्म है, ठीक है, बिल्कुल नई चीज है ये, ओके। तो मेथड ऑफ सन पाथ को ड्रॉ करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है पोलर मेथड और एक होता है कार्टेशियन मेथड। जो अभी आपने मेथड देखा है ना, वो था मेरा पोलर मेथड, ठीक है। अभी जो मेथड देखा ना, वो पोलर मेथड था। अभी मैंने आपको 3D डायग्राम दिखाया था, अभी मैं आपको उसका क्या दिखाऊंगा, स्टीरियोग्राफिक व्यू दिखाऊंगा। स्टीरियोग्राफिक मतलब टॉप व्यू या फिर प्लान बोल दो, ठीक है, बेसिकली टॉप व्यू। तो स्टीरियोग्राफिक सन प्लान आपको, सन पाथ क्या बोल रहा है, अगेन ये मेरा क्या है, ट्रू नॉर्थ, ठीक है। अब ट्रू नॉर्थ के साथ ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल देख रहे हो आप, 15, 30, 45, 60, ट्रू नॉर्थ के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल जो मेजर हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारे अजीमथ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये कोसेंट्रिक सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से 10, 20, 30, 90 तक जाएगा, इसे मैं क्या बोलता हूं, मेरा एल्टीट्यूड। कंसेंट्रिक सर्कल, ये पूरा सर्कल ही है देखो, यानी कि जिसका केंद्र एक ही होता है। उसके बाद ईस्टर्न साइड में आपको 6 महीने दिखा रखे हैं और वेस्टर्न साइड में 6 महीने दिखा रखे हैं। ईस्टर्न साइड के महीने हैं जो, वो हमारे को दिखा रखे हैं डार्क लाइन से, यानी कि सॉलिड लाइन से। और ये जो महीनों की लाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारी मंथ लाइंस, ठीक है। महीनों के लाइन से इसे क्या बोलते हैं, मंथ लाइन। और यहाँ पर ये हमारी अगेन डॉटेड लाइन, ये अदर 6 मंथ को डिनोट करने के लिए, ठीक है, ये मंथ लाइन होगी। और ये दिन के अंदर ये होगी हमारी
दिन की लाइन है अलग अलग। अगर अलग अलग की बात करोगे तो ये हमारी होगी डे लाइंस, ठीक है। दीज ऑल आर डे लाइंस, अलग अलग तारीखों के लिए आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और उसके बाद डे लाइन हो गया, अब डे में घंटा भी चाहिए, तो ये एक दिन के अंदर ये जो बनी हुई लाइन है ना, ये वाली लाइन है, इसे हम बोलते हैं हमारी आवर लाइन, यानी घंटे की लाइन। ये टोटल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि उस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट होगा, चाहे आपकी मंथ की लाइन हो, डे की लाइन हो या फिर आवर की लाइन हो, उसके ऊपर का कोई भी पॉइंट होगा वो क्या डिफाइन करेगा कि उस पॉइंट के ऊपर सन हमारा साल के कौन से महीने में था, कौन से दिन पर था और कौन से घंटे के ऊपर प्रेजेंट था, ठीक है। तो वो पॉइंट उसके डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये टोटल था मेरा सन पाथ डायग्राम। अब सन पाथ डायग्राम को रीड कैसे करते हैं, हालांकि मैंने शॉर्ट में आपको बता ही दिया, लेकिन फिर से थोड़ा सा बाय स्टेप भी आपको डिनोट कर देता हूँ। तो रीड करने का तरीका देखो, हमारे पास कुछ स्टेप है। स्टेप 1 तो क्या करोगे, सन पाथ डायग्राम तो आपको ऐसा मिलेगा, ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। उस सन पाथ के ऊपर आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आवर लाइन को ढूंढोगे, ठीक है। घंटे की लाइन को ढूंढोगे, यानी कि कौन सा घंटा है, ठीक है। 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, यानी कि 2 बजे हैं, तो आपने क्या ढूंढ लिया, आवर लाइन को ढूंढ लिया इस तरह से, ठीक है। और 2 बजे आवर लाइन के साथ आप उसको इंटरसेक्ट करोगे कि दिन कौन सा है, ठीक है। आवर लाइन के बाद क्या ढूंढोगे, डेट लाइन ढूंढोगे कि दिन कौन सा है। मान लो आपके 2 PM आपने आवर लाइन पे ढूंढ लिया, अब हमें नहीं पता साल का कौन सा। उसके बाद 12 आपने ढूंढ लिया कि मंथ का 12 तारीख है। उसके बाद आपने ढूंढ लिया कि अप्रैल चल रहा है। फिर आपको सबसे लास्ट में क्या ढूंढनी होती है, मंथ लाइन। और जब सबका आप कर दोगे इंटरसेक्शन, सबका कट कर दोगे, तो एक जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा ना, ये वाला मेरा, वही मेरा क्या हो जाता है, उसकी सन की पोजीशन बताता है। अभी सन की पोजीशन की मदद से मतलब अर्थ के ऊपर जहां भी आपका घर बना हुआ है, उसकी पोजीशन कहाँ आ रही है सन की उस टाइम के ऊपर, उस हिसाब से जो भी आपको शेडिंग डिवाइस डिजाइन करने हैं अपने घर के ऊपर, मतलब इतने बजे कितनी धूप आती है उस हिसाब से आप डिजाइन कर दोगे। और ये अजीमत और एल्टीट्यूड आपको क्या बताएंगे, ठीक है। अजीमत और एल्टीट्यूड आपको क्या बताएंगे, आपकी होम के रिस्पेक्ट में सन की लोकेशन को, ठीक है। तो ये टोटल मेरे को क्या देता है, सन पाथ डायग्राम बता देता है। तो कुछ आपको मैं डिटेल दिखा रहा हूँ, पॉज करते करते आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ोगे अब चीजें समझ आ जाएंगी, और एक बार फिर से लेक्चर ले लेना, ठीक है। तो पोलर सन पाथ डायग्राम का बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो बनाते कैसे हैं, ठीक है। पोलर सन पाथ डायग्राम को आप इमेजिन कर सकते हो बाय समबॉडी लेइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग स्काई, कोई ग्राउंड के ऊपर सोया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद लगातार फोटोज लिया जा रहा है। तो फोटोज लेने के बाद पहले सन यहाँ दिखाई दिया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, ऐसे ऐसे सन की पोजीशन चेंज होती रही, ठीक है। और बहुत सारी फोटोज को आपस में चिपका दिया, ठीक है, यानी कि उन्हें सुपर इम्पोज कर दिया, एक साथ रख के सुपर इम्पोज कर दिया। तो ये जो सन का इस तरह से बिंदु पथ आया, हम निकालते थे ना, पॉइंट्स को अगर कनेक्ट कर दिया, उनकी पोजीशन को कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास एक लोकस आता था, तो उसी को हम क्या बोलते थे, उसका पाथ बोल देते थे, लोकस बोल देते थे। तो वही बिंदु पथ की बात हो रही है कि सन की पोजीशन के जो पॉइंट्स हैं उनके आपस में ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास जो पाथ आएगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, सन पाथ बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक डे के अंदर देखो सन की लोकेशन इस तरह से, ये वाला, दिस इज सन पाथ डायग्राम। थ्रू आउट द सीजन ऐसे चेंज हो रहा है, और बाय डे ऐसे चेंज होता रहता है, डेज के हिसाब से, और आवर के हिसाब से ऐसे चेंज होते हैं, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे। तो अजीमत लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है, इन्हें आप पढ़ना, समझा तो मैं चुका हूं, अब आप इन्हें पढ़ना स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। जहां जहां मैं ऐसे लेक्चर आगे लेता हूं, पोज करना, 2-2 सेकंड का पोज दूंगा आपको, आप वीडियो पोज करना, वहां स्क्रीनशॉट लेना, नोट डाउन करना और समझना चीजों को, ठीक है। बाद में लेक्चर फिर से रिपीट देख लेना। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, दिस इज ऑल्सो डन, डन, ओके। यहाँ पर जो फिगर 8 लिखा हुआ है ना, जो मैंने आपको तो अभी 2 फिगर दिखाए थे, आवर लाइन्स बताया था, तो वही मेरे पास वही फिगर है, ठीक है। तो स्टेप्स सारे मैंने आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी सारे स्टेप समझा चुका हूँ।
सबसे पहले हमें क्या करना है, आवर लाइन को लोकेट करना है, आवर के बाद डेट लाइन, डेट के बाद मंथ लाइन, मंथ के बाद सबको कट कर लो, ठीक है, आवर डेट मंथ लाइन को सबको कट कर लिया। फिर आप क्या करोगे, उस डायमीटर के ऊपर क्या निकालोगे, अजीमत और एल्टीट्यूड निकालोगे, ठीक है, अजीमत निकालोगे, एल्टीट्यूड निकालोगे, अजीमत और एल्टीट्यूड निकालने के बाद कोसेंट्रिक सर्कल पर क्या निकाले, एल्टीट्यूड निकाल लिया, पोजीशन आ गई, सबको इंटरपोलेट किया। और हाँ सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये 10 डिग्री अजीमत लाइन है, ये 20 डिग्री अजीमत लाइन है। अब जरूरी नहीं कि आपका घर इन दोनों के ऊपर लाई करता हो, राइट, जरूर तो है नहीं, तो कहीं बीच में लाई करता हो तो बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको बीच में इंटरपोलेट कर लेना पोजीशन को, ठीक है, इंटरपोलेशन करना तो आता ही होगा, बीच में कोई पॉइंट है तो उसको इंटरपोलेट कर लो, 10 नहीं है तो 12 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 15.5 होगा, उस हिसाब से इंटरपोलेशन करके वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो हमारा पोलर जो डायग्राम था वो तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन डायग्राम के बारे में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि कार्टेशियन भाई साहब थे, बहुत ही ज्ञानी भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया, दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर बता देते हैं सिंपल वो करके, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में तो क्या होता है, एक रेडियस आर लेके पूरा ऐसे सर्कल ड्रॉ करके ऐसे करते हैं आर और थीटा के टर्म में, वो तो दिक्कत हो जाती है। इन्होंने क्या किया, एक्स और वाई डिस्टेंस के अंदर बता दिया, ठीक है, एक्स जनरली हॉरिजॉन्टल रहता है और वाई वर्टिकल रहता है, जनरली आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। तो एक जगह तो इन्होंने क्या ले लिया, एजीमथ ले लिया, ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, एल्टीट्यूड सॉरी 0 से 90 डिग्री तक तो क्या आता है हमारा एल्टीट्यूड, और 0 से 360 डिग्री तक नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते हुए, ठीक है, नॉर्थ से नॉर्थ की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए, इस तरह से जो अजीमत को हम मेजर कर रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो मेरा क्या हो गया, अजीमत एंगल, ठीक है। इनकी मदद से हम पोजीशन और पॉइंट निकालते हैं, और उसके हिसाब से आपको बता दिया यहाँ पर आवर एंगल, आवर लाइन, मंथ लाइन, डे लाइन, सब इसी के अंदर डिनोट की हुई है, ठीक है, ठीक है, मंथ लाइन, आवर लाइन और डे लाइन, और इसी के ऊपर आवर लाइंस, सब इसी के ऊपर डिनोट किया हुआ है। तो इस तरह का रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है वो होता है कार्टेशियन सन पाथ डायग्राम सिस्टम। जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए पोलर वाला, ठीक है, कार्टेशियन भी पता होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है सन पाथ वाला, आपको टाइप पता होना चाहिए और किस तरह से ड्रॉ किया। तो अगर एग्जाम के अंदर आता है तो आप ड्रॉ करना हमारा पोलर वाला, ठीक है, और कार्टेशियन पूछता है तब आपको ड्रॉ करना है वो, और दोनों के ऊपर भी बता सकते हो अगर हमारा नंबर क्वेश्चन है ज्यादा नंबर का है, ठीक है। तो कार्टेशियन के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये सिमिलर ही है, ठीक है, सिमिलर ही है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इनको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिफाइन कर दिया, अजीमत को कहाँ ले लिया, एक्स डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, और एल्टीट्यूड को किसके ऊपर ले लिया, वाई के ऊपर, और थ्रू आउट द ईयर किस तरह से उसका पोजीशन चेंज हो रही है सन की, उसको डिफाइन किया हुआ है एक 2D प्लेन के अंदर, ओके, 2D प्लेन के अंदर एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अगेन मेरा सजेशन है आप इसे पढ़ना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ, जैसे हमने पोलर डायग्राम के अंदर रीड करने का तरीका था ना, वैसे ही कार्टेशियन सन पाथ डायग्राम में रीड करने का तरीका है। तो सिंपली मैं इसे पोज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसके ऊपर अगेन आपको समझा दूंगा। तो मैं इतना ही बताऊंगा, आपको बस इसे पोज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, उसे समझने की कोशिश करना, ओके। तो ये एक तो ये आपका आ गया, पोज करके स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है हमारा ये, नेक्स्ट तो है ही नहीं, सॉरी इतना ही है, ठीक है, 2 ही पेज है, आपको इतना ही पढ़ना है कि कौन कौन सी, बस आप समझोगे, सेम पोलर वाला काम है, सेम पोलर वाला, बस में समझोगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन समझने के लिए पिछला पूरा देखना पड़ेगा, जितना अब तक पढ़ा है पोलर वाला पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा, नोट्स बना के डायग्राम खुद बना के समझना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट इज दिस, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो हमारे सन पाथ डायग्राम के लेक्चर में इतना ही, होप सो आपको समझ आ गया होगा। कहीं कोई डाउट आता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।